कभी कभी ना मुझे ये सोचकर बहुत हैरानी होती है कि एक तरफ हम स्कूलों को सुरक्षित बनाने के लिए सैकड़ों पन्नों की लंबी चौड़ी नीतियां बना रहे हैं। मतलब कागजों पर तो सब एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल, कागजों पर तो कोई कमी नहीं दिखती। लेकिन दूसरी तरफ जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं ना, तो स्कूल से घर लौटते बच्चे महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक बिल्कुल अदृश्य जाल का शिकार हो रहा है। मतलब ये कितना बड़ा विरोधाभास है। सही कहा आपने। और आज की इस डीप डाइव का जो हमारा मिशन है, वो किसी एक घटना की सिर्फ न्यूज रिपोर्टिंग करना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें उस पूरी कार्य प्रणाली का विश्लेषण करना है, जो विकास और निर्माण के नाम पर खोदे गए इन विशाल गड्ढों को मासूम बच्चों के लिए एक जानलेवा फंदा बना देती है। तो इस पूरी चर्चा के लिए हमने कुछ बहुत ही अहम स्रोतों का अध्ययन किया है ताकि हम तह तक जा सकें। हमने शिक्षा मंत्रालय की 2021 की स्कूल सुरक्षा और संरक्षा वाली जो गाइडलाइंस हैं उन्हें देखा है। साथ ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के हालिया फैसले और राज्य आपदा राहत कोष यानी एसडीआरएफ के जो मुआवजे के नियम हैं। और इसके अलावा वो यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तकनीकी दस्तावेज भी तो हैं। हाँ बिल्कुल, यूपीपीसीबी के दस्तावेज। इन सभी सरकारी पन्नों को हम हाल ही में श्रावस्ती, मेरठ और रामपुर में जो बच्चों की डूबने की दर्दनाक घटनाएं हुई है ना, उनकी कसौटी पर आज परखने वाले हैं। तो मतलब इन कागजों और नियमों की भूल भुलैया में जाने से पहले हमें उस जमीनी हकीकत को समझना होगा जो इन फाइलों के बाहर घट रही है। जो असलियत है। हाँ, मई 2026 की ही एक बहुत हालिया घटना है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक गांव है लक्ष्मणपुर। वहां 10 साल का रोहित अपने 12 साल के बड़े भाई मोहित के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में एक ईंट भट्ठे के लिए खोदा गया बहुत बड़ा गड्ढा था। बिल्कुल, और वो बारिश के पानी से लबालब भरा हुआ था। और रोहित, वो 10 साल का बच्चा, उस पानी से भरे गड्ढे में अचानक गिर गया। बाप रे। और जो विवरण सामने आया है ना, वो बताता है कि अपने छोटे भाई को डूबता हुआ देखकर जो 12 साल का मोहित था, वो भी उसे बचाने के लिए तुरंत उस गहरे पानी में कूद गया। 12 साल के बच्चे से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। वही तो। लेकिन उस गड्ढे की गहराई और उसकी बनावट कुछ ऐसी थी कि मोहित भी वहां संघर्ष करने लगा। वो खुद लगभग डूबने की कगार पर पहुंच गया था। मतलब एक और जान जा सकती थी। हाँ, ये तो बस एक संयोग था कि उनके साथ जो उनकी चचेरी बहन लौट रही थी, उसने जोर जोर से चीख पुकार मचाई। तो आसपास के जो ग्रामीण थे, उन्होंने दौड़कर मोहित को तो किसी तरह बाहर निकाल लिया। लेकिन वो 10 साल का रोहित को नहीं बचा पाए। उस पानी में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और पता है, ये कोई इकलौता हादसा नहीं है जिसे हम बस एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मानकर भूल जाएं। बिल्कुल नहीं, ये तो एक पैटर्न है पूरा। हाँ, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें ना, तो अगस्त 2025 में मेरठ में भी ऐसा ही एक खौफनाक वाकया सामने आया था। वहां 8-9 साल के 3 छोटे बच्चे सिर्फ चॉकलेट खरीदकर घर वापस आ रहे थे। और रास्ते में एक बिल्डर ने निर्माण के लिए 6 फीट गहरा गड्ढा छोड़ दिया था। वही, और उस 6 फीट गहरे गड्ढे में डूबने से उन तीनों की जान चली गई। मतलब मामला इतना गंभीर हो गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC को खुद इसका संज्ञान लेना पड़ा। उन्होंने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी से सीधे रिपोर्ट मांग ली। और रामपुर के शाहबाद में जो 19 जुलाई 2023 को हुआ था, वो तो इस लापरवाही का सबसे भयानक रूप दिखाता है। अरे हाँ, रामपुर वाली घटना जहां 5 बच्चे डूब गए थे। बिल्कुल। वहां ईंट भट्ठे के लिए खोदे गए लगभग 15 फीट गहरे गड्ढे में नहाने उतरे 5 बच्चे, अलीना, आखिल, गुलशन, चंचल और सना, एक ही साथ डूब गए। मतलब 15 फीट की गहराई किसी भी सामान्य प्राकृतिक तालाब की तो नहीं होती। बिल्कुल नहीं। 15 फीट का मतलब समझते हैं, ये एक पूरी 2 मंजिला इमारत के बराबर गहरा गड्ढा होता है। हाँ, ये विशुद्ध रूप से व्यावसायिक खुदाई थी, कमर्शियल एक्सकवेशन। और आप सोचिए, कोई भी बच्चा जब ऐसे गड्ढे को देखता है तो उसे ऊपर से सिर्फ शांत पानी ही तो नजर आता है ना। बच्चों को पानी वैसे भी आकर्षित करता है। उन्हें उस पानी के नीचे मौजूद 15 फीट की जानलेवा गहराई का कोई अंदाजा नहीं होता। बिल्कुल, वो तो बस खेलने जाते हैं। तो ये तो किसी इंजीनियरिंग विफलता से कम नहीं है। हम किसी खेल के मैदान के बिल्कुल बगल में एक गहरी खाई खोद दें और फिर उम्मीद करें कि बच्चे खुद सतर्क रहेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये तो एक तरह का मानव निर्मित जाल है जिसे जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया है। एकदम सही शब्द है।
ये अदृश्य जाल ही है। और इस बात को अगर हम कानूनी और प्रशासनिक नजरिए से समझे ना, तो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए ये गहरे गड्ढे अचानक रातों रात तो पैदा होते नहीं है। जाहिर है रातों रात तो इतनी मिट्टी नहीं खोदी जा सकती। इसके पीछे एक पूरा उद्योग चल रहा है, नियमों की अनदेखी का एक लंबा सिलसिला है। जब हम यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दस्तावेज पढ़ते हैं, और वो जो रायबरेली का मिसेस नारायण ब्रिकफील्ड वाला मामला था, एनजीटी वाद संख्या 350। हाँ बिल्कुल वही केस, उसे पढ़ने पर एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर दिखती है। नियमों के अनुसार कोई भी ईंट भट्ठा किसी भी रिहायशी इलाके से जहां 150 से ज्यादा लोगों की आबादी हो, वहां से कम 500 मीटर दूर होना अनिवार्य है। 500 मीटर, और मुझे लगता है स्कूलों और अस्पतालों के लिए तो ये दायरा और भी ज्यादा सख्त होगा। हाँ, दस्तावेजों के मुताबिक स्कूलों, अस्पतालों या किसी भी सार्वजनिक इमारत से भट्ठे की दूरी कम से कम 200 मीटर होनी ही चाहिए, और यहां तक कि फलों के बगीचों से भी इसे 800 मीटर दूर रखने का नियम है। तो अगर हम उस रायबरेली वाले मामले पर वापस आएं, तो जो शिकायत करता था उसने स्पष्ट रूप से बताया था ना कि ईंट भट्टे के 200 मीटर के दायरे में ही एक प्राथमिक विद्यालय था। हाँ, और सिर्फ स्कूल नहीं, एक एएनएम सेंटर भी मौजूद था वहां। एएनएम सेंटर मतलब एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र जहां गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु आते हैं, और तो और 50 मीटर की दूरी पर एक डिग्री कॉलेज भी था, रामगंगा महाविद्यालय। तो ये तो साफ साबित करता है कि ये पूरा का पूरा जानलेवा ढांचा प्रशासन की नाक के नीचे बिल्कुल दिन के उजाले में खड़ा किया गया था। मतलब ये सब नियम बस कागजों पर ही हैं क्या? असल में पर्यावरण मंत्रालय और एनजीटी के दिशा निर्देश ना खुदाई के तरीके को लेकर भी बेहद सख्त हैं। अच्छा, खुदाई का भी कोई नियम है? बिल्कुल, ईंटों की पथाई के लिए जब मिट्टी निकालते हैं तो 1:3 यानी 1:3 के अनुपात में ढालदार कटाई करने का वैज्ञानिक नियम है। स्लोप कटिंग कहते हैं इसे। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? इसका अर्थ यह है कि अगर आप 1 मीटर गहराई तक खुदाई कर रहे हैं ना, तो किनारों का फैलाव 3 मीटर तक होना चाहिए। इससे एक क्रमिक ढलान, एक स्लोप बन जाती है। ओहो, ताकि अगर कोई इंसान, बच्चा या जानवर गलती से उसमें गिर भी जाए तो वो उस ढलान के सहारे रेंग कर वापस ऊपर आ सके। एकदम सही। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ठेकेदार जमीन बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं करते होंगे। हाँ, ठेकेदार कम जगह से ज्यादा मिट्टी निकालने के लालच में 90 डिग्री के कोण पर सीधी कटाई कर देते हैं। मशीनें सीधे 3 मीटर यानी करीब 10 फीट तक की एकदम खड़ी खुदाई कर देती हैं। बाप रे। और जब इस वीरान इलाके में बारिश का पानी भरता है तो चिकनी मिट्टी की वजह से ये किनारे पूरी तरह से फिसलन भरे हो जाते हैं। तो बारिश के बाद चिकनी मिट्टी का ये जो 90 डिग्री का कटान है, ये तो किसी ग्रीस्ड फनल की तरह काम करता होगा, मतलब तेल लगे हुए कीप की तरह। बिल्कुल, जहां ग्रिप या घर्षण बिल्कुल शून्य हो जाता है। एक बार कोई बच्चा वहां फिसला तो बाहर निकलने के लिए उसके पास पकड़ने या पैर टिकाने की तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। और मुझे यहाँ एक और बड़ी विडंबना याद आ रही है। कौन सी? पर्यावरण मंत्रालय ने ना 2022 में भट्टों के लिए जिगजैग तकनीक को अनिवार्य किया था। हाँ, जिगजैग टेक्नोलॉजी, वायु प्रदूषण कम करने के लिए। बिल्कुल, इसका मतलब है कि भट्टे के अंदर ईंटों को इस तरह से सजाना कि गर्म हवा एक भूल भुलैया की तरह घूमे। इससे क्या होता है कि कोयला कम जलता है और वायु प्रदूषण कम होता है। यानी हमने आसमान में जाने वाले अदृश्य धुएं को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन जमीन पर खोदे गए इन विशाल मौत के कुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मतलब ये तो कमाल ही हो गया। यही तो नियमों का चयनात्मक पालन है, सिलेक्टिव एनफोर्समेंट, और यही इस पूरी त्रासदी की जड़ भी है। जब आसपास का पर्यावरण और ढांचा ही इतना असुरक्षित हो चुका है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि रोजाना जो बच्चे बस्ता लाद कर इन रास्तों से गुजरते हैं, तकनीकी रूप से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसकी? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हमें शिक्षा मंत्रालय की 2021 की गाइडलाइंस में मिलता है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत बनाई गई हैं। ये गाइडलाइंस जिम्मेदारी को बहुत विस्तार से समझाती हैं। अगर मैं इन गाइडलाइंस को डिकोड करूं ना, तो इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इसमें सुरक्षा यानी सेफ्टी और संरक्षा यानी सिक्योरिटी के बीच बहुत स्पष्ट अंतर बताया गया है। अक्सर हम इन दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर मैं इसका सही अर्थ निकाल पा रही हूं तो संरक्षा यानी सिक्योरिटी का मतलब है बाहरी असामाजिक तत्वों या अपहरण जैसी मानवीय धमकियों से बचाना। सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंड्री वॉल जैसी चीजें। बिल्कुल, जबकि सुरक्षा या सेफ्टी का दायरा
इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें जर्जर इमारतें, आग लगने का खतरा और सबसे जरूरी स्कूल के बाहर मौजूद खुले गड्ढे जैसे पर्यावरणीय खतरे भी शामिल होते हैं। कि चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है। तो क्या रास्ते की भी जिम्मेदारी है? हाँ, बच्चे के घर से निकलने, स्कूल पहुंचने और वापस घर लौटने तक इस पूरे सफर को सुरक्षित बनाने की बात कही गई है। इसे उन्होंने होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच या संपूर्ण स्कूल सुरक्षा दृष्टिकोण का नाम दिया है। और इसके साथ वो बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण या मल्टी सेक्टरल अप्रोच भी तो है। लेकिन मुझे यहाँ एक दिक्कत नजर आती है। क्या दिक्कत? मतलब अगर श्रावस्ती का वो 10 साल का रोहित स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में किसी ठेकेदार के खुले गड्ढे में गिर जाता है, तो एक स्कूल प्रिंसिपल उस गड्ढे के लिए कैसे जवाबदेह हो सकता है? जाहिर है स्कूल का काम सड़क बनाना या गड्ढे भरना तो है नहीं। ये एक वाजिब सवाल है। तो फिर ये जो बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण है, ये जमीन पर असल में काम कैसे करता है? इससे ना आप एक अर्ली वार्निंग रडार की तरह समझ सकती हैं। हाँ। गाइडलाइंस जीरो टॉलरेंस नीति की वकालत करती हैं। स्कूल सीधे तौर पर बाहरी सड़क का निर्माण नहीं कर सकता, ये बात सही है। लेकिन बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण के तहत ये अनिवार्य है कि स्कूल प्रबंधन, पेरेंट टीचर एसोसिएशन यानी कि पीटीए और स्थानीय प्रशासन जैसे ग्राम पंचायत या डीएम के बीच एक बहुत ही सक्रिय संचार तंत्र हो। कम्युनिकेशन होना चाहिए। अच्छा, मतलब उन्हें आपस में बात करनी हो। बिल्कुल। अगर किसी स्कूल के 200 मीटर के दायरे में कोई अवैध खुदाई हो रही है या कोई बिल्डर रास्ते में गड्ढा छोड़ गया है, तो स्कूल प्रबंधन और पीटीए की एक कानूनी जिम्मेदारी है कि वो उस खतरे को पहचाने और पहचान के प्रशासन को बताएं। हाँ, तुरंत प्रशासन को लिखित में सूचित करें। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई खतरनाक गड्ढा महीनों तक स्कूल के रास्ते में मौजूद रहता और कोई बच्चा उसमें गिरता है, तो इसका अर्थ है कि स्कूल का वो रडार सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। बिल्कुल, वो संवाद की पूरी श्रृंखला ही टूट गई जिसे बच्चों को बचाने के लिए बनाया गया था। और जब ये सारा सिस्टम, ये सारी जीरो टॉलरेंस नीतियां धरी की धरी रह जाती हैं और किसी मासूम की जान चली जाती है, तब क्या होता है? व्यवस्था उस जीवन की कीमत कैसे आंकती है? क्योंकि यहाँ जो कानूनी नजरिया है ना, वो भी बहुत अजीब सवाल खड़े करता है। सही कह रही हैं आप। उत्तर प्रदेश सरकार के जून 2021 के एक आदेश को देखने पर यह नजरिया समझ में आता है। उसमें क्या कहा गया है? इस आदेश के तहत पानी में डूबने से हुई मौत को, चाहे वो कुआं हो, नदी, झील या कोई कृत्रिम गड्ढा ही क्यों ना हो, राज्य सरकार ने उसे एक आपदा यानी डिजास्टर घोषित कर दिया है। आपदा? लेकिन इसे आपदा घोषित करने के पीछे का प्रशासनिक तंत्र कैसे काम करता है? होता यह है कि इस घोषणा के बाद ऐसे मामलों को राज्य आपदा राहत कोष SDRF के अधिकार क्षेत्र में ले आया गया। इसके तहत पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान है। अच्छा, 4 लाख रुपए? और इसकी पुष्टि के लिए स्थानीय SDM एक पंचायतनामा तैयार करता है जो ये पक्का करता है कि मौत दुर्घटनावश डूबने से हुई है। हाँ, अगर मामला आत्महत्या का है तो वो इस आपदा राहत के दायरे में नहीं आता। मुझे तो ये सुनकर ही इतना गुस्सा आ रहा है। मतलब एक बिल्डर द्वारा खोदे गए 6 फीट गहरे गड्ढे या किसी भट्ठा मालिक द्वारा मुनाफे के लिए खोदी गई 15 फीट गहरी खाई में डूबने को आपदा कहना। शब्दावली थोड़ी अजीब है। अजीब नहीं, बहुत खटकने वाली है। आपदा का मतलब तो आमतौर पर उन घटनाओं से होता है जिन पर इंसान का कोई जोर नहीं होता, जैसे भूकंप आना या बिजली गिरना। प्राकृतिक आपदाएं? बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो बाकायदा मशीनें लगाकर मिट्टी बेची गई है और खुला छोड़ दिया गया है। इसे आपदा का नाम देकर व्यवस्था तो इस पूरी घटना को प्राकृतिक रंग देने की कोशिश करती हुई नजर आती है, जैसे कि इसमें किसी व्यक्ति का कोई दोषी ना हो। एक तरह से जिम्मेदारी से बचना। वही तो, 4 लाख रुपए का चेक देकर एक तरह से उस मानव निर्मित अपराध से पल्ला ही तो झाड़ लिया जाता है। और मैं बता दूं कि कानूनी हलकों में भी ठीक इसी विरोधाभास पर बहुत लंबी बहस हुई है और इसी का परिणाम हमें रामपुर हादसे में NGT के अप्रैल 2026 के ऐतिहासिक फैसले में देखने को मिला। हाँ, वो NGT का फैसला, उसमें क्या हुआ था? NGT की प्रिंसिपल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक साफ लकीर खींची। उन्होंने अपने विस्तृत जांच में यह दर्ज किया कि 15 फीट गहरे उस गड्ढे के पास कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था, कोई वार्निंग बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, ना ही वहां तारबंदी के या कोई और सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी। तो क्या NGT ने इसे सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा मानने से साफ इनकार कर दिया? एकदम साफ इनकार कर दिया। NGT के आदेश ने इस पूरी धारणा को ही पलट दिया। अधिकरण ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा दिया गया जो 4 लाख रुपए का फंड है ना, वो केवल एक त्वरित राहत यानी रिलीफ है। उसे न्याय या जवाबदेही बिल्कुल नहीं माना जा सकता। ये बहुत अहम बात है।
इसके बाद उन्होंने पर्यावरण कानून का एक बहुत अहम सिद्धांत लागू किया, पॉल्यूटर पेज या प्रदूषक भुगतान करेगा सिद्धांत। तो इसके तहत भट्टा मालिक पर क्या एक्शन हुआ? एनजीटी ने दोषी ईंट भट्टा संचालक को आदेश दिया कि वह 2 महीने के भीतर प्रत्येक पीड़ित परिवार को 16 लाख रुपए का भारी भरकम मुआवजा अपनी जेब से दे। 16 लाख रुपए प्रति परिवार, ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये महज एक आर्थिक दंड नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर कॉरपोरेट या औद्योगिक लापरवाही को जवाबदेही ठहराने का एक बहुत सख्त संदेश है। बिल्कुल। ये साफ बताता है कि अगर आप नियमों को ताक पर रखकर मुनाफा कमा रहे हैं तो उस मुनाफे की कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी। और बात सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रही। अच्छा, और क्या हुआ? अमाउंटिंग टू मर्डर, इसका आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया गया और इसे जेल भेजा गया। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, जहां एक घटना को आपदा की श्रेणी से निकालकर सीधे तौर पर आपराधिक लापरवाही के दायरे में ला खड़ा किया गया है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। अगर हम इन तमाम दस्तावेजों, नियमों और फैसलों के इस पूरे विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोए ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। शिक्षा मंत्रालय की 2021 की गाइडलाइंस सुरक्षा की एक बेहद व्यापक परिभाषा पेश करती हैं, जो मांग करती हैं कि स्कूल और प्रशासन एक टीम की तरह काम करें। बिल्कुल, और आसपास के खतरों को पहचानें। एनजीटी और यूपीपीसीबी के नियम कागजों पर यह तय करते हैं कि रिहायशी इलाकों और स्कूलों के 200 से 500 मीटर के दायरे में कोई औद्योगिक खतरा न हो, और खुदाई भी 1:3 के वैज्ञानिक ढलान के साथ हो। कि अंधी दौड़ में 15-15 फीट गहरे और 90 डिग्री के सीधे कटान वाले गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जो मानसून आते ही बच्चों के लिए अदृश्य फंदे बन जाते हैं। हाँ, हालांकि एनजीटी का हालिया फैसला इस बात की उम्मीद जरूर जगाता है कि अब सिर्फ 4 लाख रुपए की राहत देकर जवाबदेही से बचा नहीं जा सकेगा। लेकिन इसके अलावा भी सोचने वाली कुछ बातें हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन कानूनी और प्रशासनिक चर्चाओं से परे ना एक ऐसा पहलू भी है जो इन तमाम दिशा निर्देशों और अदालती आदेशों की पहुंच से बहुत दूर है। आप किस पहलू की बात कर रही हैं? देखिए, हम उन बच्चों के लिए मुआवजे और कानूनी लड़ाई की बात तो कर लेते हैं जो अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन उन बच्चों के मनोविज्ञान का क्या? साइकोलॉजी की बात कर रही हैं आप? हाँ, जरा श्रावस्ती के उस 12 साल के मोहित के नजरिए से इस पूरी घटना को सोचिए। एक 12 साल का बच्चा जो खुद डूबते डूबते बचा है। बहुत भयानक अनुभव रहा होगा। जिसने अपने 10 साल के छोटे भाई रोहित को अपने सामने अपने हाथों से फिसलकर उस गहरे पानी में हमेशा के लिए खोते हुए देखा है। सही कह रही हैं, इसका तो कोई मुआवजा नहीं हो सकता। हमारे प्रशासनिक तंत्र के पास राज्य आपदा राहत कोष है, अदालतों के पास 16 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन ऐसी भयानक व्यवस्थागत लापरवाही के कारण एक छोटे से बच्चे के बाल मन पर जो गहरा आघात लगा है, जो ट्रॉमा हुआ है उसे, उसकी भरपाई का कोई मुआवजा किसी नियम पुस्तिका में दर्ज नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो मानसिक घाव तो हमेशा रहेगा। वो बच्चा जब भी दोबारा उस रास्ते से गुजरेगा या किसी शांत तालाब को देखेगा तो उसके मन में जो खौफ उठेगा ना, उसका कोई समाधान किसी गाइडलाइन में नहीं है। ये तो सच में बहुत ही गहरी और डराने वाली बात है। शायद ये हम सबके लिए इस डीप डाइव के अंत में सोचने का विषय है कि क्या हमारी नीतियां कभी उस अदृश्य घाव को भरने पर भी विचार करेंगी जो जीवन भर के लिए किसी मासूम के जहन पर छप गया है, या फिर हम बस फाइलें सरकाने तक ही सीमित रह जाएंगे। वही तो, क्या हम सिर्फ दुर्घटनाओं के होने और चेक कटने की एक अंतहीन प्रक्रिया का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो उन 15 फीट गहरे गड्ढों से भी ज्यादा गहरा है। और शायद ये इस बात का भी संकेत है कि खतरे हमेशा शोर मचाते हुए नहीं आते। कुछ खतरे हमारे रोजमर्रा के रास्तों के बिल्कुल किनारे एक शांत और अदृश्य जाल के रूप में मौजूद हो सकते हैं। सतर्क रहना ही इस व्यवस्था की कमियों के बीच हमारा पहला बचाव है। तो आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।